थे जिसमें एक शब्द आया था स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए काम आता है। आपने ये भी नोट किया था कि अगर अपनी बीपी सामान्य से ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते क्या है? अगर बीपी सामान्य से कम हो जाती है, अगर बीपी अप डाउन चलती है, तो वहाँ पर 3 शब्द आए थे। अगर बीपी अप डाउन चलती है, कम ज़्यादा, तो इसको कहते हैं एरिथीमिया। अगर बीपी लगातार अप चलती है तो उसको कहते हैं टेकीकार्डिया। अगर लगातार बीपी डाउन चलती है तब उसको कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। 3 शब्द कल अपन ने नोट किए थे, और इन शब्दों के जस्ट बाद में आपने नोट किया था कि जो अपनी बीपी मापी जाती है उस यंत्र का नाम आता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, और उस स्फाइग्मोमैनोमीटर की खोज सबसे पहले रिवारोची ने की थी। अच्छा, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? लेनेक ने की थी। और ईसीजी की खोज, उसकी खोज की थी इथोवॉन ने की थी। ये 3 पॉइंट अपन ने कल नोट किए थे। फिर अपन चल रहे थे आरबीसी के ऊपर। आरबीसी में आपने नोट किया था कि सबसे छोटी जो आरबीसी है वो पाई जाती है कस्तूरी मृग में, और सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों में पाई जाती है। मेढक, गिरगिट, उभयचर होते उसमें पाई जाती है। आपने कल नोट किया था केंचुए के अंदर जो श्वसन वर्णक होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। अपने शरीर में श्वसन वर्णक आरबीसी में पाया जाता है। मानव का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ऑर्थोपोडा के जो जीव है उसमें श्वसन वर्णक का नाम हीमोसाइनिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर केंद्रीय तत्व पाया जाता है आयरन, लेकिन हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है जो नीले कलर का होता है। क्लास में कल डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, WBC। WBC WBC या जिसको अपन कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, WBC। लो ऊपर की तरफ मानव शरीर के अंदर WBC से संबंधित एक तो इसमें रोग पूछा जाता है। अगर शरीर में WBC की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो शरीर में रक्त का कैंसर फैल जाता है, और शरीर में जब रक्त कैंसर फैलता है तो रक्त कैंसर जब शरीर के अंदर फैलता है तो रक्त कैंसर फैलने की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं, मानव शरीर के अंदर रक्त फैलने की जो अवस्था है उसको ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। मानव शरीर के अंदर WBC का पहला पॉइंट, खूब सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें कैंसर होता है, खून के अंदर कैंसर होता है। खून में जब कैंसर फैलता है तो प्रभावित होती है WBC, और WBC के कारण जो कैंसर फैलता है उसको ल्यूकेमिया कैंसर के नाम से जानते हैं, और इस ल्यूकेमिया कैंसर को कहते हैं रक्त कैंसर। मानव शरीर में ल्यूकेमिया कैंसर को रक्त कैंसर के नाम से जानते हैं। अपने शरीर के अंदर WBC एक ऐसी कोशिका है जो जितने भी शरीर के अंदर जीवाणु आते हैं, जितने भी शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। इन सभी को नष्ट करने का काम करती है, इसलिए WBC को शरीर की रक्षक सेना कहते हैं। रक्षक सेना के साथ इसको डिफेंस आर्मी के नाम से जानते हैं। कल की क्लास में आपने नोट किया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। मानव के शरीर में आरबीसी में केंद्रक जब नहीं होता है तब उसका आकार होता है उभय अवतल, लेकिन इस WBC में केंद्रक पाया जाता है, और WBC में केंद्रक होने के कारण इसका आकार हमेशा उभयोतल प्रकार का होता है। इसका जो आकार है, इसका आकार होता है उभयोतल, उभयोतल प्रकार का होता है। कल आपने नोट किया था कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है WBC, ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा पाई जाती है RBC, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम WBC, सबसे कम होती है WBC और सबसे ज्यादा होती है RBC। इसलिए खून हमेशा लाल दिखता है। अनुपात 600:1 नोट किया था आपने, जहां पे अनुपात पाया जाता है 600:1, जहां पे RBC 600 होती है वहां पे WBC सिर्फ 1 पाई जाती है। इसलिए मानव शरीर के अंदर जो WBC है वो संख्या में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, संख्या सबसे कम होती है। कितनी होती है? 1 मिलीमीटर
क्यूब के अंदर ज्यादा नहीं होती है, बस ये 6000 से लगा करके 8000 तक होती है। 6000 से 8000 बहुत कम है। और कल आपने लिखा था 50 लाख से 55 लाख पाई जाती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, बहुत कम संख्या होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल भी कम है, 4, 5, 6, 7 दिनों तक जीवित रहती है। तो इसका जो जीवन काल है, जीवन काल, इसका जीवन काल बहुत कम होता है, 4 से 7 दिनों तक ही होता है। कुछ किताबें इसको 11 दिन भी लिखती है, कुछ किताबें इसको 3 दिन भी लिखती है, लेकिन रेंज यही रहती है, 4 से 7 दिनों के बीच में होती है। आरबीसी की जगह जो डब्ल्यूबीसी कोशिका है, ये रोगाणुओं को, जितने भी शरीर में रोग कारक होते हैं उसको नष्ट करने का काम करती है। तो इसमें अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो अपन देखें डब्ल्यूबीसी। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकारों में कुछ डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं ऐसी होती है जिन पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उनको कहते हैं कणिकाणु। और कुछ ऐसे होते हैं जिस पर कण नहीं पाए जाते। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिकाणु, कणिकाणु, या इसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरी होती है अकणिकाणु, अकणिकाणु, या इसको कहते हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट, या इसको कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। 2 प्रकार की पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर जो 3 प्रकार की कणिकाणु पाई जाती है, ये कणिकाणु फिर 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले का नाम होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। दूसरे का नाम है इयोसिनोफिल, और तीसरे का नाम है बेसोफिल। ये 3 प्रकार की पाई जाती है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, और सबसे 1 नंबर पे है न्यूट्रोफिल। ये प्रश्न सीईटी में अभी आया था, डब्ल्यूबीसी की कौन सी कोशिका रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका का नाम है न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और उसके साथ बक्षकाणु का कार्य करती है। बक्षकाणु, बक्षकाणु क्या है, कोई भी शरीर के अंदर रोगाणु दिख जाता है तो उस रोगाणु को जीवित अवस्था में खा जाती है। सामने कोई भी शरीर के अंदर, जैसे मच्छर ने काटा, आप सो रहे हो, मच्छर जब काटता है ना तो शरीर में एक छोटा बाऊ छोड़ के जाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और उस प्लाज्मोडियम को अगर इसने देख लिया, किसने, न्यूट्रोफिल ने, घूमता हुआ अंदर खून में, उस जीवित अवस्था में उसको खा जाती है। और जीवित अवस्था में अगर किसी को खा लेते, सीधा जिंदा जिंदा खा लेते हैं, तो उस घटना को कहते हैं बक्षकाणु, अंग्रेजी इसको कहते हैं फेगोसाइट। तो फेगोसाइट का काम करती है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाले डब्ल्यूबीसी नाम न्यूट्रोफिल है। दूसरा यहाँ पे है बेसोफिल, ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम होती है। कितनी ये पाई जाती है, लगभग 65% पूरे डब्ल्यूबीसी के हिसाब से। ये पाई जाती है 0.5 से 1%, बहुत कम पाई जाती है। और इसका काम शरीर के अंदर जितना भी प्रतिरक्षा का काम है वो इससे संबंधित है। इयोसिनोफिल भी कम होती है, लगभग 2.5% के अराउंड होती है। और इस इयोसिनोफिल का काम होता है शरीर के अंदर हिस्टामिन का नियंत्रण करना। शरीर में जब एलर्जी फैलती है तब उसको रोकने का काम केमिकल करता है जिसका नाम है हिस्टामिन। एलर्जी की क्रियाओं को रोकने का काम करता है, तो एलर्जी की क्रियाओं में हिस्सा लेने का काम ये करता है। कई बार बच्चे लगता है ना तो एकदम डूमड़ हो जाता है, वहां पे जगह फूल जाती है, तो वहां पे जो सूजन की प्रक्रिया है उसको भी नियंत्रित करने का काम ये करता है। कई बार चींटियां काटी है, चींटियां जब काटती है तो वहां फफोले हो जाते हैं, वो जो चींटियों का जहर है वो पूरे शरीर में फैले नहीं, तो वहां पे डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं उस जहर को अंदर लेकर के खुद फूल जाती है ताकि शरीर के अंदर अदर जगहों पे कहीं हानि नहीं पहुंचे। तो ये जितना भी सूजन का काम होता है, एलर्जी फैलने का काम होता है, ये सब काम इयोसिनोफिल से होता है। तो इयोसिनोफिल के अंदर विशेष कोशिकाएं बनती है जिसका नाम है हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन एलर्जी को रोकने का काम करती है, मानव शरीर में एलर्जी को रोकने का काम करती है। इधर की तरफ जो अकणिकाणु कोशिकाएं हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सीईटी में यहां से फिर प्रश्न आया,
ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो इन पांचों में आकार में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी आकार में होती है मोनोसाइट। ये आकार में सबसे बड़ी होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है, और ये आकार में सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी का नाम है लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी का नाम है मोनोसाइट। तो ये पूरा डब्ल्यूबीसी का एक वर्गीकरण रहता है। और उससे पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप हेडिंग नोट करके बैठे हो। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में फर्स्ट पॉइंट नोट करो, लिखो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रक्त कैंसर फैलता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रक्त कैंसर फैलता है, जिसे ल्यूकेमिया, अधिकता से रक्त कैंसर फैलता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अधिकता से रक्त कैंसर फैलता जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला पॉइंट नोट करो, डब्ल्यूबीसी शरीर में, डब्ल्यूबीसी शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करती है। डब्ल्यूबीसी शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करती है, अतः इसे नष्ट करती है, अतः इसे शरीर की रक्षक सेना, अतः इसे शरीर की रक्षक सेना कहते हैं, अतः इसे शरीर की रक्षक सेना कहते हैं, शरीर की रक्षक सेना कहते हैं। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट नोट करो, आकार बराबर उभयोतल, आकार, आकार बराबर उभयोतल, उभय अवतल, बाई कॉन्वेक्स, आकार उभयोतल, कॉमा केंद्रक उपस्थित, केंद्रक उपस्थित, आकार उभयोतल, केंद्रक उपस्थित, केंद्रक उपस्थित, कॉमा संख्या सबसे कम, संख्या सबसे कम। आगे लिखोगे 1 mm³ बराबर, 1 mm³ बराबर 6000 से 8000 तक, 1 mm³ 6000 से 8000 तक, संख्या सबसे कम। अगला पॉइंट, जीवन काल 4 से 7 दिन, जीवन काल 4 से 7 दिन। निर्माण कहां पे होता है? निर्माण सभी का एक ही जगह है। निर्माण कहां से है? अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अच्छा, मृत्यु कहां पे होती है? रक्त कणिकाओं की मृत्यु प्लीहा में होती है, प्लीहा, या इसको कहते हैं स्प्लीन, या इसको कहते हैं तिल्ली, तो वहां पे इसकी मृत्यु होती है। बाकी सब चीजें आपने कल नोट कर ली थी। आगे ये इसका वर्गीकरण नोट करो, कॉपी के बीच में लिखो डब्ल्यूबीसी, पूरी शाखाएं बना करके इसको नोट करो आप।
निपट गए। अगला पॉइंट नोट करो, बिंबाणु। बिंबाणु, इस WBC को विशेष नाम क्या देते हैं? RBC को कहते हैं एरेथ्रोसाइट, WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यस, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट आपने हेडिंग नोट की है, बिंबाणु कोष्टक में लिखोगे थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। बिंबाणु, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेटलेट्स, या इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसको, कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब इसके कार्य देख लो। अपने शरीर में कहीं पे अगर घाव लगता है और खून बाहर आना स्टार्ट होता है, ब्लडिंग जब होती है, तो ब्लडिंग होने पर वहां पे रक्त का थक्का 6 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 6 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए मुख्य जो कारक शरीर में पाए जाते हैं वो होते हैं बिंबाणु। तो बिंबाणु का पहला कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। इसका फर्स्ट कार्य रक्त का थक्का, पहला कार्य है इसका रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, बाद में नोट करना, अभी रुक जाओ आप लोग। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक हॉवेल ने की थी। रक्त का थक्का बनता है और इस थक्के बनने की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक हॉवेल नामक वैज्ञानिक ने की। इस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि खून में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, और जब कहीं पे घाव होता है तो वो फाइब्रिन धीरे धीरे करके ठोस अवस्था में बदल करके वहां पे थक्का बना जाता है। तो थक्का बनाने का काम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन करता है और उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिन। दूसरा इसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। तीसरा एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ये तीनों प्रोटीन हैं, रक्त का थक्का जमाने में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ इसके साथ में खनिज लवण पाए जाते हैं जिसमें एक होता है पोटेशियम प्लस, दूसरा होता है कैल्शियम प्लस। तो ये पोटेशियम और कैल्शियम ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करने का कार्य करते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कुछ प्रोटीन के सहायक कारक पाए जाते हैं। सहायक कारक, प्रोटीन के सहायक कारक पाए जाते हैं जो रक्त का जमाने हेल्प करते हैं। उसमें एक तो सहायक कारक नंबर, ये कितना लिखा हुआ है एग्जाम हॉल में, ये 9 और 11 पता ही नहीं चलता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो एक रक्त का थक्का जमाने के लिए कारक नंबर 9 पाया जाता है और इस कारक नंबर 9 को कहते हैं क्रिसमस कारक। क्रिसमस कारक, ये नाम उस वैज्ञानिक ने रखे हैं, इसको क्रिसमस कारक के नाम से जानते हैं। हॉवेल आया नाम कहीं? एक रक्त का थक्का जमाने में क्रिसमस कारक के साथ में कारक नंबर 12 इसने नाम दिया और इस कारक का नाम है हैगमेन कारक। हैगमेन कारक। सीईटी में ये पॉइंट जस्ट अभी पूछा, हैगमेन कारक कितने नंबर का कारक है? 12 नंबर का। क्रिसमस कितने नंबर का? 9 नंबर का। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को कहते हैं क्लोटिंग, इसकी खोज की थी हॉवेल ने। एक धरती पर ऐसा रोग है जिसके अंदर रक्त का थक्का जमता ही नहीं है। शरीर में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, पोटेशियम और ये क्रिसमस कारक, हैगमेन कारक सब फेल हो जाते हैं। कहीं पे अगर घाव लगा तो खून बहता रहता है, जिंदगी भर बहता रहता है। आप पट्टी बांध करके 10 दिन बाद खोलो, सेम स्पीड। पट्टी बांध करके 2 साल बाद खोल दो, सेम स्पीड। रक्त का थक्का नहीं जमता है और उस रोग का नाम हीमोफीलिया। याद रखना, किस रोग के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया रोग में कभी भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के परिवार में सबसे पहले इस रोग की खोज हुई थी, इसलिए इस रोग को शाही रोग कहते हैं। शाही रोग के नाम से जानते हैं। शाही का मतलब रॉयल, रोग का मतलब डिजीज, तो इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, इसको शाही रोग के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया रोग में कभी रक्त का थक्का नहीं जमता है। हेडिंग आपने नोट की है थ्रोम्बोसाइट या फिर बिंबाणु। आगे नोट करो,
यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। यह रक्त का थक्का, ब्लड की क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया की खोज होवेल द्वारा रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। इसकी खोज होवेल द्वारा, इसकी खोज होवेल द्वारा। अगला पॉइंट, रक्त में अगला पॉइंट आप नोट कर रहे हो, रक्त में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, रक्त में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, के प्लस, के किसका प्रतीक है? पोटेशियम, के प्लस, Ca डबल प्लस, Ca डबल प्लस यानी लगाओगे Ca2 प्लस, Ca2 प्लस, खनिज लवण, Ca2 प्लस, खनिज लवण थक्का बनाने में सहायता करते हैं। के प्लस, Ca2 प्लस थक्का बनाने में सहायता करते हैं, थक्का बनाने में सहायता करते हैं। एक लाइन छोड़ करके आगे नोट करो, सहायक कारक, सहायक कारक, टोटल सहायक कारक पाए जाते हैं 13। 2 इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछते, आप लिखोगे 9, रोमन संख्या में लिखना 9, 9 का नाम है क्रिसमस कारक, 9 नंबर बराबर क्रिसमस कारक। रोमन में लिखना, संख्या में मत लिखना 9, 9 बराबर क्रिसमस कारक और 12 नंबर बराबर हैगमिन कारक, हैगमिन कारक। एक लाइन छोड़ के आगे नोट करो, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, पेन चेंज करके लिखोगे हीमोफीलिया। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसकी खोज इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इसकी खोज इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में होने के कारण, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में होने के कारण इसे शाही रोग, रॉयल डिजीज कहते हैं। विक्टोरिया के वंश में होने के कारण इसे शाही रोग, रॉयल डिजीज कहते हैं। इसे शाही रोग, रॉयल डिजीज कहते हैं। शाही रोग, रॉयल डिजीज कहते हैं। एक रोग आपने सुना होगा, डेंगू। डेंगू रोग जब होता है तो हर दूसरे दिन खून की जांच करवाते हैं। फिर जो जानकार पढ़ा लिखा होता है, सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्योंकि पता नहीं पड़ता उस रिपोर्ट में, और गांव वाले कोई भी दवाइयाँ लेके आए ना, या छोरो मोटी फलाने पढ़ोड़ी थोड़ी पता हो तो कुछ पता पड़ता है। हाँ, 2 बार दवाई ना ऊंची नीचे करें, हाँ ठीक है, इससे ज्यादा तीसरा शब्द नहीं होता उसके पास, क्योंकि उसको सॉल्ट का नहीं पता, अंदर उसमें कौन सा ट्रैंक्यूलाइजर नहीं पता। अच्छा, मेडिसिन किस पर्पज से दी है पूछ लेना, दवाई कहना दी है,
तो हतरे दवाई और नाम पर बताया ये कारण दी है, कोई पता नहीं होता, लेकिन गौड़ा हाँ ठीक है मतलब डॉक्टर से लाए बट चेक इधर करवा रहे हैं। छोड़ो, एक रोग है जिसका नाम है डेंगू रोग, और डेंगू रोग में जब पर डे खून की जांच करवाते हैं तो उसमें 3 नंबर पे लिखा होता PLT, प्लेटलेट्स। शुरू में प्लेटलेट्स 80,000, फिर घट करके 70, 63, 52, 33, 22, ऐसी जब प्लेटलेट्स लगातार घटती है तो उस रोग का नाम है डेंगू रोग। प्रश्न आता किस रोग के अंदर बिंबाणुओं की संख्या तेजी से घटती है, तो उसका नाम है डेंगू रोग। और डेंगू रोग जब होता है तो शरीर के अंदर जो जॉइंट है उसमें बहुत भयंकर दर्द होता है, इसलिए डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और इस प्लेटलेट्स के कारण जब हड्डियां टूटती है, अंग अंग में जबरदस्त दर्द होता है। इस रोग को फैलाने का काम एक मच्छर की प्रजाति करती है, और उस मच्छर का नाम है एडीज। मच्छर का नाम एडीज, और इसका पूरा नाम है एडीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई। तो ये मच्छर का नाम है जिसके कारण रोग फैलता है डेंगू। और ये डेंगू रोग जब होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या लगातार घटती है, और इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। एक लाइन छोड़ के आगे नोट करो, डेंगू रोग में या डेंगू बुखार में डेंगू बुखार में बिंबाणुओं की संख्या तेजी से घटती है। डेंगू बुखार में बिंबाणुओं की संख्या तेजी से घटती है। यह वायरस जनित रोग, बिंबाणुओं की संख्या तेजी से घटती है। इस रोग में बिंबाणुओं की संख्या तेजी से घटती है। अगली लाइन, यह वायरस जनित रोग, यह वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग कॉमा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। वायरस जनित रोग एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्रिसमस कारक कितने नंबर का है और हैगमैन 12 नंबर का है। रक्त का थक्का जमाने का काम करती है उस कोशिका का नाम बिंबाणु। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का जमता ही नहीं है? हीमोफीलिया। कौन सा रोग है जिसमें बिंबाणुओं की संख्या घटती है? डेंगू रोग है। डेंगू फैलता किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। बट ये रोग जब फैलता है तो उसमें वायरस होता है मेन। ये वायरस जनित रोग है, लेकिन इसको फैलाने का काम मच्छर की प्रजातियां करती है। ओके, यस। उसके बाद में अगला पॉइंट अपने पास में आता है ब्लड ग्रुप, या जिसको अपन कहते हैं रक्त समूह। आपने दैनिक जीवन में ऐसा खूब सुना है, जब कहीं खून की जांच जरूरत तो आप कहते हो इसका खून ए है, इसका खून बी है, इसका खून ए बी है, इसका खून ओ है। कितने टाइप के खून होते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मानव शरीर में अलग अलग प्रकार के जो रक्त के समूह हैं, इनकी खोज सबसे पहले 1900 में वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। और इस कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में रक्त के घटकों की खोज की थी। अब ये रक्त के घटक होते 4 प्रकार के। कौन कौन से रक्त के घटक होते हैं? तो इसमें होता है रक्त ए बी और ओ। ये विभाजन किस आधार पर किया गया? तो इसका विभाजन करने के लिए आरबीसी कोशिका है। आरबीसी कोशिका पर एक प्रतिजन पाया जाता है ए, जिसके शरीर में ए प्रतिजन है उसका खून ए है। जिसके शरीर में आरबीसी पर प्रतिजन बी पाया जाता है उसका खून, जिसके खून में प्रतिजन दोनों ही पाए जाते हैं
उसका रक्त समूह ए बी है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके खून में कोई भी प्रतिजन है ही नहीं, तो रक्त समूह ओ नहीं है, रक्त समूह 0 है। हाँ, आप वो बोल सकते हो। 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। प्रतिजन ए, रक्त समूह ए, प्रतिजन बी, रक्त समूह बी, प्रतिजन ए बी, दोनों ही प्रकार का रक्त समूह। प्रतिजन है ही नहीं, 0 रक्त समूह होगा। मानव शरीर में रक्त समूहों की खोज 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। किस आधार पर की थी? तो आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर की थी। हेडिंग नोट करो आपने, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के आगे नोट करो, खोज कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा, खोज कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा, खोज कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा। अगली लाइन में नोट करो, आरबीसी पर, आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर, आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में, आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 प्रकार के मानव शरीर में रक्त समूह पाए जाते हैं। इसका विभाजन कहां से किया गया? आरबीसी। इस आरबीसी पर कौन पाए जाते हैं? प्रतिजन पाए जाते हैं। आरबीसी पर पाए जाते हैं प्रतिजन। कौन कौन से प्रतिजन होते हैं? ए। और कौन सा होता है? अगर किसी के खून में दोनों ही प्रतिजन नहीं है तो खून कैसा होगा? 0 होगा। दोनों ही प्रतिजन है तो ए बी होगा। केवल ए है तो? अपने शरीर के अंदर जो रक्त की नलियां हैं, इन रक्त की नलियों के अंदर सब प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अंदर आरबीसी होती है, अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, अंदर की तरफ प्लेटलेट्स होती है, प्लस इसके साथ साथ में जो तरल भाग होता है, इस रक्त के तरल भाग को अपन कहते हैं प्लाज्मा। जानते हो ना? इस रक्त के तरल भाग को अपन प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इस प्लाज्मा में कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। इधर तो देखो है प्रतिजन, लेकिन रक्त में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, उसको कहते हैं प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिरक्षी ए, दूसरा होता है प्रतिरक्षी बी। जिसके खून में प्रतिजन ए होता है उसके खून में प्रतिरक्षी बी होगा। प्रतिजन ए, प्रतिरक्षी ए अगर दोनों एक समान हो गए तो खून पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो दही की तरह जम जाएगा। जमेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जिनके शरीर में प्रतिजन ए है उसमें प्रतिरक्षी कभी भी ए नहीं होगा। प्रतिजन ए, प्रतिरक्षी बी। प्रतिजन बी, प्रतिरक्षी ए, जिसके खून में दोनों ही प्रतिजन पाए जाते उनके अंदर कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है। और जिसके शरीर में दोनों ही प्रतिजन नहीं है तो उसमें दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती है। ये प्रतिजन पूछा जाता, प्रतिजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी पर। प्रतिरक्षी कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। दोनों को नोट करो जैसा पढ़ा है। आरबीसी बनाओ और ऊपर कान बनाओ, ए और बी दोनों ही प्रतिरक्षी। इधर ये रक्त की वाहिनी है, रक्त वाहिनी में तरल भाग को अपन कहते हैं प्लाज्मा। उसमें पाए जाते हैं प्रतिरक्षी, होते हैं 2 प्रकार के।
रक्त समूहों का विभाजन किस आधार पर किया गया? प्रतिजनों के आधार पर कि प्रतिरक्षियों के आधार पर? हैं? प्रतिजनों के आधार पर। प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी पर पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा खुद रक्त की वाहिनियों में पाया जाता है। नोट कर लिया आपने? अच्छा, कई बार हॉस्पिटल के केस में खून की जरूरत पड़ती है। खून निकाल करके सामने वाला व्यक्ति, उसका खून क्या है, मन पड़े वैसा खून क्या उसको चढ़ा देते हो? खून चढ़ाने से पहले 4 प्रकार की उसमें जांचें करवाई जाती हैं, फिर पूरा पुष्टि हो जाता है दोनों का खून अगर बराबर है तो ही उसको चढ़ाया जाता है। नहीं तो नहीं मरता होगा ना, आपने मन पड़े उसका खून चढ़ा दिया तो टाइम से पहले मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी। रक्त के जांच के बाद में उसका खून आदान प्रदान किया जाता है। तो कौन किससे खून ले सकता है, किसको खून दे सकता है, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। कई व्यक्तियों में रक्त समूह होता है ए और कईयों का रक्त समूह होता है, कईयों का रक्त समूह होता है ए बी और कई व्यक्तियों में रक्त समूह पाया जाता है ओ, या जिसको अपन कहते हैं 0। 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अच्छा, ए बी को दे सकता है, ले भी सकता है, घर का घर में निपटा देते हैं। इधर भी तो हो सकता है। भाई बहनों का खून लगभग समान होता है, जरूरी नहीं है। ये आपस में रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं। रक्त समूह जो ओ है वो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। ये ओ वाले को खून दे सकता है, देखो ऊपर वाला तीर दे सकता है। ओ ए बी को खून दे सकता है, ए को खून दे सकता है, बी को खून दे सकता है, सभी को खून देता है, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक दाता। यूनिवर्सल डोनर है, सार्वत्रिक दाता है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह ओ को कहते हैं। ए बी वाला ए बी से खून ले सकता है, ऊपर वाला तीर देख लो। ओ से खून ले सकता है, ए से खून ले सकता है, बी से खून ले सकता है, सभी से खून कलेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, जबकि वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब थोड़ा सा एक पूछ रहा हूं, अच्छा ए बी सभी से खून ले सकता, दे किसको सकता है? आप कहोगे सर देने के मामले में एक ही है। ओ वाला सभी को खून दे सकता है, ले किससे सकता है? यस, दे तो सबको सकता है, बट ले केवल ओ से सकता है। ए बी बी, ये बी इधर दे सकता है, ये बी को दे सकता है, ये बी ले किससे सकता है? आप कहोगे सर बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। रक्त समूह ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए से ले भी सकता है, ओ से रक्त ले सकता है। देखो खूब सारी चीजें यहां पे क्लियर हो रही हैं। तो ये रक्त समूहों का है निर्धारण, नोट करो जैसा बड़ा है।
हो गया। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस पूरे डायग्राम को तो बनाया है लेकिन बीच वाली लाइन नहीं बनाई है, ये वाली। हो गया। ओके। यस। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप है, आप अभी देख रहे थे, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और जीरो। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप है। इन चार प्रकार के ब्लड ग्रुपों को जब अपन देखते हैं तो इन चार प्रकार के ब्लड ग्रुपों में कुछ प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, उसको भी अपने को दिखाना पड़ेगा। यस, कुछ इसमें प्रतिजन होते हैं और कुछ इसमें प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, वो भी इसमें थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। तो चार प्रकार के रक्त समूहों को मैं विभाजित कर देता हूं इधर की तरफ। आप फर्स्ट में देखोगे ये तो है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। और जो आरबीसी है उस पर पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं सर, उस पर पाए जाते हैं प्रतिजन। उसके साथ में जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में कौन पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। फिर किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है, यहां से प्रश्न भी अच्छे पूछे जाते हैं, कौन किससे खून ले सकता है, दे सकता है, इस संबंध में। आप देखोगे यहां पे जैसे रक्त समूह ए है तो रक्त समूह ए के अंदर प्रतिजन कौन सा होगा, हाँ ए होगा। बी में बी होगा, ए बी में ए बी नहीं, ए व बी, ए बी नहीं बोलोगे सीधा, ए बी, दोनों अलग अलग है। ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, प्रतिरक्षी हमेशा इसकी उल्टी होगी। ए के सामने अगर प्रतिरक्षी ए आ गया तो उसे जुड़ करके शरीर पूरा दही बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे प्रतिरक्षी बी होती है, छोटा लिखोगे, बी के सामने ए होती है, ए बी के सामने कुछ नहीं होता है, एब्सेंट होता है मामला, कुछ भी यहां पर प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। अच्छा, यहां पर जब दोनों ही प्रतिजन नहीं है तो प्रतिरक्षी दोनों ही पाई जाती है, तो आप लिखोगे ए व बी। अब रक्त कौन दे सकता है, कौन किसे ले सकता है, रक्त समूह जो ए है वो किसको दे सकता है, आप कहोगे सर एक तो बुखड़ बुखड़ बैठा है ए बी, उसको दे सकता है, और किसको दे सकता है, अच्छा बी वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है और बी को दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है, ए बी ले तो सबसे सकता है लेकिन देने के मामले में केवल ए बी रहता है। और ओ किसको दे सकता है, ए बी और जीरो सबको दे सकता है। यस, अब किससे खून ले सकता है, ए वाला ले सकता है ए से और ओ से, समझ रहे हो। बी वाला किससे ले सकता है, बी से और, अच्छा ए बी वाला किससे ले सकता है, ए बी और ओ सबसे खून ले सकता है। यस, ओ किससे ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है। परीक्षा में प्रश्न, वो कौन सा रक्त समूह है जिसमें दोनों ही प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, हैंग क्यों हो रहे, जल्दी बता दो। ओ है। वो कौन सा रक्त समूह है जिसमें दोनों ही प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ओ है, दोनों ही प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, ओ है। वो कौन सा रक्त समूह है जिसमें प्रतिरक्षी बी पाई जाती है, ए है ना। फिर उसके बाद में वहां से भी प्रश्न आते हैं, नोट करो पूरी सारणी।
एक चीज आपने और सुनी होगी, कईयों का खून पॉजिटिव होता है, कईयों का नेगेटिव होता है। वो क्या मामला है? सुना है ना आपने? खून ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे चारों ही पाए जाते हैं। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, सभी प्रकार के पाए जाते हैं। अगली हेडिंग नोट करो, आरएच कारक। लिखने के मामले में बड़े तेज हो आप लोग। कई बच्चे तो साथ साथ में निपटा देते हैं। नई हेडिंग आपने नोट की है, आरएच कारक। आर एच कारक, आरएच कारक। क्या आरएच कारक? ये आरएच कारक एक बंदर में खोजा गया था। एक वैज्ञानिक जिसका नाम है वीनर, उसने एक बंदर के ऊपर प्रैक्टिकल स्टार्ट किया और उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। और जब उस बंदर के रक्त को लैब में ले जाकर के टेस्ट किया, तब पता चला कि आरबीसी कोशिका पर प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, इसके अलावा एक और प्रतिजन बैठा है और उसका नाम तो कुछ मिला नहीं। तो बंदर का नाम था ना रीसस, उसमें पहला शब्द है आर एच, रीसस। वहां से इन्होंने शब्द उठा दिया आर एच और उसके ऊपर नाम रख दिया आर एच कारक। तो आर एच कारक भी कहां पाए जाते हैं? आरबीसी पर पाए जाते हैं। आर एच कारक, ये जो है आर एच कारक, ये आर एच कारक कहां पाया जाता है? तो ये आर एच कारक पाया जाता है आरबीसी पर। आरबीसी जो कोशिका है, इस आरबीसी कोशिका पर आपने देखा कि इस पर प्रतिजन ए पाया जाता है, इस पर प्रतिजन बी पाया जाता है, एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसका नाम आर एच कारक है। ये आर एच क्या है? तो साइंटिस्ट का नाम था वीनर। इस वैज्ञानिक ने बंदर पर प्रैक्टिकल किया और बंदर जी का नाम, बंदर का नाम क्या नाम है? मकाका रीसस। बंदर का नाम है रीसस मकाका। और रीसस मकाका की स्पेलिंग स्टार्ट होती है आर एच ई एस यू एस। तो इसमें पहले के दो शब्द उठा करके वहां रख दिए। जिसके शरीर में आरबीसी पर आर एच कारक पाया जाता है उसका खून पॉजिटिव है, और जिसके खून में आर एच कारक है ही नहीं उसका खून नेगेटिव है। बस इतना सा मामला ही है। इसकी खोज सबसे पहले बंदर में हुई थी। बंदर का नाम, ये साइंटिस्ट है, ध्यान रखना है ना। बंदर का नाम रीसस मकाका है। और रीसस मकाका बंदर के रक्त की जब जांच की गई तो पता चला कि उसकी आरबीसी में एक और कारक पाया जाता, तो उसका नाम रख दिया आरएच कारक। जिसके खून में आरएच कारक होता है उनका खून पॉजिटिव, और जिसका खून आरएच नहीं रखता है वो नेगेटिव। भारत के अंदर 95%, भारत के अंदर 95 नहीं 93% लोगों का खून पॉजिटिव है, और कितने बच गए? 7% जिनका खून नेगेटिव है। जबकि पूरे विश्व के आंकड़े देखोगे तो पूरे विश्व के आंकड़ों में 85% लोग पॉजिटिव है, और पीछे कितने बचेंगे? 15% लोग पूरे विश्व के अंदर नेगेटिव है। लेकिन भारत में पॉजिटिव सोच वाले थोड़ी सी ज्यादा है, और पूरे विश्व के आंकड़ों को देखोगे तो थोड़ा सा अनुपात कम हो जाता है। नोट करो, आरएच कारक में आरएच के आगे लिखो, वीनर द्वारा रीसस मकाका, वीनर द्वारा रीसस मकाका बंदर में आरबीसी पर, बंदर में आरबीसी पर आरएच कारक की खोज की गई। आरएच कारक की खोज की गई। आगे ये आंकड़े नोट करो। भारत आप लिखोगे 93.7 और विश्व में 85.15। भारत में 93.7 और विश्व में 85.15, ये इसका अनुपात रहता है, 85-15।
भारत के अंदर 93 7 है और विश्व के अंदर 85 15 है। ओके, और एक पॉइंट और नोट करोगे, सबसे महत्वपूर्ण RH कारक, सबसे महत्वपूर्ण RH कारक, सबसे महत्वपूर्ण RH कारक का नाम है RH कैपिटल D। RH कारक का नाम है RH कैपिटल D। ओके, तो क्लास को यहीं अपन फिनिश करते हैं। थैंक यू।